हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के अपनी वीडियो के बारे में। इस वीडियो के अंदर डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी जो भर्ती है 2026 में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में एक डाउट होगा कि टीजीटी एसएसटी में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है उसको कहाँ से कवर करें। हिस्ट्री में आपसे दो सेक्शंस पूछे जाते हैं। एक तो आपका मॉडर्न इंडिया प्लस आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, जो दोनों का ही वेटेज इक्वली होता है। और हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है आपकी, उसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और उसके लिए रिसोर्सेज थोड़े आपको कम मिलेंगे, या फिर कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं वो ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं मिल सकते जिनको आप पढ़ के अपना डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकें। आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक पॉइंट जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है उसको आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को बड़ा डिटेल में लेकर के जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा समय है, तो आप वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देख लीजिए। आपका हिस्ट्री को लेकर के एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं इन चीज़ों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी 2026 से पहले 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 2024 वाली जो वैकेंसीज थी उनको लेकर के मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। और काफ़ी सारे रिसोर्सेज थे जिनको लेकर के मैंने एनालिसिस किया था, और जिससे जो मेरा रिजल्ट है वो आपके सामने, उन चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वैकेंसीज की डिटेल्स को देखेंगे कि 2026 के अंदर जिन वैकेंसीज का एग्ज़ाम होने वाला है इनकी संख्या कितनी है। ये 3/10/2025 को वैकेंसीज आई थी। ठीक है, और इसकी जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन थी वो 9 अक्टूबर 2025 और 7 नवंबर 2025 तक आपको अपना फॉर्म फिल करना था। वैकेंसीज की अगर डिटेल को आप देखेंगे तो वैकेंसीज जो है यहाँ पर 59/25 और 60/25, ये इन दोनों के पोस्ट कोड है टीजीटी मेल और टीजीटी फीमेल के लिए। ठीक है, वहीं पर हम इनकी संख्या की बात करें तो 310 जो वैकेंसी हैं वो मेल कैटेगरी के अंदर है और 92 वैकेंसीज फीमेल कैटेगरी के अंदर है। अगर आप इससे पहले का डेटा निकालोगे तो मेल और फीमेल, मेल के अंदर पहले वैकेंसीज कम हुआ करती, कम मतलब 2018 का 2021 वाला अगर आप पोर्शन देखो तो उसमें मेल के लिए वैकेंसीज कम थी, फीमेल के लिए ज़्यादा थी। और यही चीज़ आपको 2024 वाली वैकेंसीज के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा कि मेल की वैकेंसीज कम और फीमेल की वैकेंसीज ज़्यादा। ठीक है, अब फीमेल को इस बार आप इस बार जो है थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो मेल से भी ज़्यादा होता है। आ, लगभग लगभग अगर आप 60-40 का रेशियो मान कर चल सकते हैं कि डीएसएसबी के अंदर जो टीजीटी एसएसटी वाला एग्जाम है, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो फीमेल को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 60% फीमेल हम लेकर के चल सकते हैं, 40% मेल ही होते हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है, तो फीमेल के अंदर कंपटीशन भी ज़्यादा होता है और उनकी जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा जाती है। आपने देखा होगा 2021 वाला, 2024 वाला, ये सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा गई है। ठीक है, तो अब की बार 92 वैकेंसी है और मेल के अंदर थोड़ा ज़्यादा है 310, तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मैं सभी फीमेल से कहना चाहूँगा। ठीक है, तो आपकी लगभग 402 के आसपास वैकेंसीज हैं। ठीक है, इन वैकेंसीज अच्छी भी नहीं बोल सकते, वैकेंसीज इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है कि आप अपना सिलेक्शन ना ले सकें। ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सिलेबस है हिस्ट्री का, टीजीटी एसएसटी का सिलेबस में से मैंने ये लिए हैं। अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं या इस पूरा कंप्लीट सिलेबस को, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपकी
ज्योग्राफी होती है, उसको आप या तो ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। आप ये जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हिस्ट्री का टोटल सिलेबस है। ये केवल आप यहाँ पर देखोगे तो इतना ही है, केवल ये हिस्ट्री का जो सिलेबस है। अब आपको ये टॉपिक्स तो बहुत कम लगेंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को डीपली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा सिलेबस है हिस्ट्री के अंदर। देखिए, पहले हम इसको देख लेते हैं। हिस्ट्री की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसके बारे में, लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, किसान और मजदूर वर्ग के जो इश्यूज थे, उनकी समस्याएं थी, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंदर जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ हुई थी उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सिटी इन इंडिया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। इन सभी रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से। हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से हिंदी में बोलते हैं। इसके कॉसेस आपको देखने के पड़ेंगे, इवेंट्स, घटनाएं, इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके परिणाम क्या निकल करके आए, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको देखना होगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। 2024 का जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मल्टीपल शिफ्ट में जब ये एग्जाम हुआ था तो हर एक शिफ्ट के अंदर रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। और वो 2 से 3 क्वेश्चन वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, 1857 से जुड़े हुए। वहीं पर हम बात करें, उसके बाद आ जाता है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से लेकर के 1947 तक का। ये पूरा जो सिलेबस है वो मॉडर्न इंडिया को कवर करता है। इसमें आपको गांधी एरा देखने के लिए मिलेगा, गांधी के मूवमेंट क्या क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देखने के लिए मिलेगा, उस समय पर जो कांग्रेस के जो नेता थे, मतलब कुल मिलाकर के पूरा मॉडर्न इंडिया आपको कवर करना होगा, तब ये एक लाइन जा करके आपकी कवर होगी। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो हुआ था। 1917 में उसके कॉसेस, इवेंट्स, इम्पैक्ट ऑन रशिया पर क्या, और इम्पैक्ट ऑन रशिया एंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व पर और रशिया पर रशियन रेवोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट पड़े थे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिले। ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रशियन रेवोल्यूशन, राइज ऑफ सोशलिज्म, फिलोसॉफी ऑफ कार्ल मार्क्स, हर बार 2024 में हर एक शिफ्ट में कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन आया था। ठीक है। सोशलिज्म इन यूरोप, इनकी इसकी कार्ल मार्क्स की तो डायरेक्टली स्टेटमेंट भी दे दी गई थी कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। ठीक है। ये आपको 2021 वाले क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिलेगा, 2018 वाले वैकेंसीज में भी देखने के लिए मिलेगा। ये सभी अ, जो कार्ल मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, इसके प्रभाव क्या देखने के लिए मिले थे, ये सभी चीज़ों के बारे में पूछता है। राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली, फासीवाद के बारे में, नाजीवाद के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद, ये किस तरीके से उभरे, इनके इम्पैक्ट क्या हुए, इनकी सारी इवेंट्स, इनके कॉजेस, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 2 वर्ल्ड वॉर्स। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स, और उसके बाद जो आपका उन्हीं दौरान जो आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने में, डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सिलेबस। ये सिलेबस आपको देखने के लिए छोटा लग रहा होगा, लेकिन आपको अब जब मैं सोर्सेज बताऊंगा, अब जो बताने वाला हूँ, आप उनको देख करके पता चलेगा कि कितने सोर्सेज हैं, ये कितना वास्ट सिलेबस है हिस्ट्री का ही अगर हम देखें तो। चलिए बात करते हैं। आप सामने जो स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं, ये क्लास 9th, क्लास 10th, ये 9th की हिस्ट्री का कंटेंट है, ये 10th की हिस्ट्री का कंटेंट है, और उसके बाद ये 11th की हिस्ट्री का कंटेंट है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये 12th की जो हिस्ट्री है उसका जो पार्ट 3 है, 3 बुक्स होती है उसमें, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली
मिडिवल और मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया। ये जो पार्ट 3 है वो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में। इसमें जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो हिस्ट्री है उसी के बारे में बताया गया है। अब पहले मैं एक एक चीज को लेकर के बात करता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे ऊपर ये क्लास 9th की जो हिस्ट्री है ये उसका कंटेंट है। यहाँ पर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा, नाजिज्म के बारे में जो हिटलर से जुड़ा हुआ है वो भी आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, पीजेंट्स एंड फार्मर्स, जो उनकी कंडीशंस के बारे में बताया गया है इसमें बहुत अच्छे से, जो आपके सिलेबस से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री एंड द स्पोर्ट, स्टोरी ऑफ क्रिकेट, ये आप स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोथिंग और सोशल हिस्ट्री, आप चाहें तो एक बार सरसरी निगाह से इन दोनों टॉपिक्स को देख सकते हैं, बट ये जो बाकी के जो पीछे 5 टॉपिक्स हैं इनको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना है, एक एक लाइन आपको रटी होनी चाहिए एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो क्लास 9th की एनसीईआरटी में जो आपके शुरुआती जो 6 चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे लाइन बाय लाइन भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से लाइन की लाइन उठा ली जाती है। ठीक है, तो ये आपको 6 के 6 चैप्टर, 6 क्या पूरा एनसीईआरटी कवर करनी है 9th क्लास की। उसके बाद 10th क्लास की एनसीईआरटी की अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो कंटेंट है, जैसे पहला चैप्टर है इसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आप 9th क्लास में पढ़ेंगे लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल में दिया गया है। उसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दी गई हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्क लाइफ एंड लीजर, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। उसके बाद प्रिंट, कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, नोबल सोसाइटी एंड हिस्ट्री, ये सभी जो टॉपिक्स आपको क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री, अगर आप 11th और 12th भी नहीं करते हैं तो आपको 9th और 10th की हिस्ट्री से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर पढ़नी पड़ेगी, कि इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद जो आप ये सामने देख पा रहे हैं ये क्लास 11th की हिस्ट्री का कंटेंट है, अर्ली सोसाइटीज, एम्पायर्स, चेंजिंग ट्रेडिशंस और टुवर्ड मॉडर्नाइजेशंस, इन सभी चीज़ों को आप अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा डीपली समझना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेटर बुक रहेगी। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में है आपकी बुक्स, क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th। वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से कवर कंप्लीटली नहीं होगा, इन उसके आगे भी मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। ये पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्लास 12th का जो पार्ट 3 है ये उसका स्क्रीनशॉट है, उसके कंटेंट का स्क्रीनशॉट है। इसकी एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जैसे इसमें टॉपिक्स हैं कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, इसमें ऑफिशियल आर्चिव्स के बारे में पढ़ोगे, रिबेल्स एंड द राज, जिसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 और इसके जो रिप्रेजेंटेशन हैं उसके बारे में देखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। कॉलोनियल सिटीज, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड द आर्किटेक्चर थीम। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा महात्मा गांधी और उनके जो मूवमेंट्स वगैरह थे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पार्टीशन को आप समझोगे, वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में देखोगे, उसकी जो मेमोरीज हैं, उसकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप फील करोगे। उसके बाद फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी और हिस्ट्री दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो ये पूरी बुक आपको पढ़नी है पार्ट 3। ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के नाम से इसकी बुक आती है। तो ये आपके रिसोर्सेज हो गए एनसीईआरटी को लेकर के। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे चलोगे तो आपको और क्या करना है, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको मैंने बता दिया, क्लास 9th की, क्लास 10th की बुक और क्लास 11th की बुक आप थोड़ा डिटेल में जाकर के पढ़िए। उसके बाद आपको अगर कोई वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक आपको पसंद है या आप पहले पढ़ चुके हैं, आप उसे भी साथ लेकर के चल सकते हैं। अदरवाइज एक पब्लिकेशन है, आई थिंक एचडी पब्लिकेशन है, उसमें ना ये सभी टॉपिक्स वो सीक्वेंस वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे।
एचडी पब्लिकेशन की बुक है, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के जो ये सारे टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जब इन्हें पढ़ोगे, जब एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ोगे, तो उसमें ना आपको सीक्वेंस नजर नहीं आएगा, एक बार पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो थोड़ा सीक्वेंस जो है वो आपको अच्छे से बेहतर से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एचडी पब्लिकेशन की जो बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी हुई, या टीजीटी एसएसटी से एसएसटी की ही आती है, टीजीटी एसएसटी की वो पूरा कंबाइंड बुक आती है। उस बुक को में जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन दिया हुआ होता है उसको आप पढ़िए, और साथ ही साथ इन 9th और 10th और प्लस 11th क्लास की जो हिस्ट्री है वर्ल्ड हिस्ट्री उसको कवर करिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको लूसेंट में भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे लूसेंट में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। वहाँ पर ना लूसेंट जो बुक है आपकी सामान्य ज्ञान वाली, जनरल नॉलेज वाली, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन दिया हुआ है, बहुत छोटा सा है, लगभग आई थिंक 10 से 12 पेज होंगे वो। लेकिन उनमें ना, उनमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि तमाम फैक्ट्स ही फैक्ट्स दे रखे हैं, और फैक्ट्स भी वो ऐसे ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप चाहें तो उन्हें भी कवर कर सकते हैं। उसमें हर एक टॉपिक से जुड़े हुए फैक्ट्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, फांसीवाद, इटली फांसीवाद जो इटली में हुआ था, ठीक है, उसके बाद जर्मनी में जो नाजीवाद है उसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इन सभी चीज़ों के बारे में उस लूसेंट की बुक में डिटेल में दिया हुआ है, तो आप उसे भी कवर कर ही लेना वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब आप बताओ, अब आप ये सोच रहे होगे कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बता दिए, नहीं भाई, ये रिसोर्सेज पढ़कर ही कुछ होगा। अगर आप डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये नहीं सोच करके चल सकते कि आप हम तुक्का लगाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, पढ़ना पड़ेगा हर एक पॉइंट को। अभी तो ये हुआ है, उसके बाद में आपको बताने वाला हूँ जो चीज़ें हैं वो क्या है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने ज़्यादा रिसोर्स नहीं बताया है अब तक, लेकिन जो आगे बताने वाला हूँ, आप ये आगे चलोगे तो ये क्लास 12th की जो विपिन चंद्रा की बुक है एनसीईआरटी की, ये उसका आपको ये सामने पेज दिख रहा है। ठीक है, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, ये विपिन चंद्रा की बुक है, ये उसका पेपर कवर है। आपको ये बुक उठानी है, इसका कंटेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बुक से आपका जो पूरा जो इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ से पूरा बेस तैयार हो जाएगा। आप इसे पढ़ डालोगे तो बहुत अच्छी बुक है। आप इसे वैसे भी पढ़ोगे ना, बगैर किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आपको इस बुक को पूरा पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, क्या क्या चीज़ें भारत ने फेस की हैं, किस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा हमें लूटा गया, मतलब हर एक चीज़ें मुगल काल से स्टार्ट होती है ये, मतलब उत्तरकालीन मुगल भारत के बारे बात से। आ, आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले कंटेंट ये है इसका। इसके पहले चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ी लेंदी बुक है, लेकिन आपको समझ आएगा, इतनी भी लेंदी नहीं है, लगभग आप 15 से 20 दिन में इस बुक को खत्म कर सकते हो। जैसे इसका चैप्टर जो 1 है वो 18वीं सदी के भारत के बारे में बताता है, भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय किस तरह से हुई, सेकंड चैप्टर इसके बारे में बात करता है। थर्ड चैप्टर है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचे किस तरीके से का वर्क करते थे। उसके बाद जो आपका अध्याय 4 है, जो चैप्टर 4 है, वो प्रशासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, ये इसके बारे में बताता है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, ये सभी सारी चीजें। उसके बाद चैप्टर 6 है 1857 का विद्रोह, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको जब आप इस बुक से 1857 के विद्रोह को पढ़ोगे। इससे पढ़िए 1857 के विद्रोह को, इससे पढ़िए। उसके बाद जो क्लास 12th की पार्ट 3 में जो दे रखा है वहां से पढ़िए, प्लस उसके क्वेश्चंस लगाइए, ये इतना काफी है आपको 1857 के विद्रोह से पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद 1858 के बाद का जो प्रशासनिक परिवर्तन हुआ वो चैप्टर 7 में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद चैप्टर 8 में आपको ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था भारत पर, वो देखने के लिए मिलेगा चैप्टर 8 में। उसके बाद चैप्टर 9 में नए भारत का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन जब से शुरू होता है, ये तब से कहानी स्टार्ट हो जाती है, 1858 से लेकर के 1905 तक की कंडीशन, ये चैप्टर 9 के अंदर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद नए भारत का उदय ही चैप्टर 10, जिसमें 1858 के बाद के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का विकास 1905 से लेकर के 1918 के बीच में जो हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। और चैप्टर 12 में स्वराज के लिए संघर्ष 1 और चैप्टर 13 में स्वराज के लिए संघर्ष 2,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपको पढ़ना कौन कौन सा है, आप किस किस को स्किप कर सकते हो। अगर देखिए, पहले तो आपको बेस, आप पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ना सभी चैप्टर्स को पढ़िए। अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है या आप नहीं पढ़ना चाहते, उसके बारे में मैं इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ना एक तरीके से हिस्ट्री को समझने में मजा आएगा इस बुक से, पूरा डिटेल में जब समझोगे। ठीक है, इसे एक से दो बार पढ़ोगे तो आपको ना नई नई चीजें हर बार खोजने के लिए मिलेंगी, हर बार चीजें नई नई समझ आएंगी आप जितनी बार इस बुक को पढ़ोगे। आप देखेंगे ना तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1857 के रिवॉल्ट से शुरू कर सकते हैं, चैप्टर 6 से, अगर आपको इतना ध्यान नहीं देना है। और 6 से लेकर के जो आपके चैप्टर 12 तक है, सॉरी चैप्टर 13, यहाँ तक पूरा पढ़ डालिए। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में आपको जानना है तो ये 13 चैप्टर तक आपको चैप्टर 6 से लेकर के 13 तक पूरा पढ़ डालना है। ठीक है, ये तो हो गए आपके बुक वाले रिसोर्सेज कि आपको कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो अगर आप आगे चलोगे तो ये बुक है एक लूसेंट की ही, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस बुक वाली बुक है, सामान्य ज्ञान की ही, मतलब जनरल नॉलेज की। इसमें हालांकि ये बुक आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, चाहे वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में तो इसके क्वेश्चन, इसमें इसके क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ मॉडर्न हिस्ट्री से है। चाहे वो आपकी ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, मतलब कुल मिलाकर के इसमें कंटेंट दिया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, इस बुक से जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसको उसके क्वेश्चंस लगाने हैं इस बुक से। बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकायदा टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी सीक्वेंस में। ठीक है, कौन सी चीज़ पहले हुई, उसके बाद कौन सी चीज़ हुई, उसके बाद कौन सी चीज़ हुई, ये इन सभी चीज़ों के बारे में बड़ा डिटेल में दिया गया है। इसके सारे क्वेश्चंस को आपको लगाना है। लगभग आई थिंक 5 से 6 चैप्टर बैठेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, उन सभी को कवर कर लीजिए इस बुक से। मैं प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रैक्टिस बुक हिस्ट्री के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप प्रैक्टिस कहाँ से लगा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊं। अगर कोई पर्टिकुलर बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपके टॉपिक वाइज, डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी के लिए, तो आप उसे उठा सकते हैं, आपकी समझ में जो भी लगे आप उसे ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं लेना चाहते और प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, अगर कोई करा रहा है अच्छे से उसे भी ले सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर बुक आ रही है, कई सारी बुकें, हिस्ट्री पब्लिकेशन है, आई थिंक यूथ पब्लिकेशन भी शायद मिल जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझ कहाँ से आएगी, ये तो हो गया आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली सारी चीज़ें। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से समझ आएंगी कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से बना रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, इन सभी चीज़ों का जो बेस है वो पता चलेगा आपको पीवाईक्यूज से और मॉक टेस्ट से। आप जब पीवाईक्यूज को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे हर बार पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करके चलना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यूज से ही पता चलेगी। अब पीवाईक्यूज आप किसी भी एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं, या आप चाहें तो डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी लगा सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है, कौन सी टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर जो आपको क्वेश्चन का जो एनालिसिस देखने के लिए मिलता है, जो उसके बाद की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। आप चाहें तो टेक्स्ट बुक पर से भी अपने पीवाईक्यूज को
लगा सकते हैं। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मैं इसलिए अच्छी बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ना जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के बारे में देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आसपास की चीज़ें सभी को बता देते हैं ये। जब इसका आंसर में जो बाद की जो इन्फॉर्मेशन होती है सॉल्यूशन में, वो सारी चीज़ें ये आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हो गया पीवाईक्यूज के लिए। मॉक टेस्ट के लिए भी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ये टेस्ट हो गया, इसके अलावा कोई भी। ठीक है, प्रमोशन वगैरह नहीं है, बट हाँ अच्छी एप्लीकेशन है, मैंने यूज की थी इसलिए मैंने बताया। उसके बाद आपको एक काम और करना है। आपको ना एक नोटबुक तैयार करनी है। नोटबुक कैसी? एक थोड़ी बड़ी सी नोटबुक, याद थोड़ी बड़ी सी मतलब इतना भी बड़ी नहीं, मतलब एक मीडियम साइज की नोटबुक लेनी है आपको। और उस नोटबुक में ना वो सारे पीवाईक्यूज लिखने हैं। वो सारे पीवाईक्यूज और उनके आसपास की एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो सॉल्यूशन है, वो आसपास की चीजें लिखनी है जो आपके माइंड में बैठी हुई है। वो तो आपको करनी नहीं है, लिखनी नहीं है। लेकिन जो चीजें आप भूल जाते हैं या जिन चीजों को आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो वो सारी चीजें आपको उस बुक में लिखनी है, नोटबुक में लिखनी है। और साथ ही साथ उन सारी चीजों को भी लिखते जाना है, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, जो चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज आप, क्योंकि ये चीज ना आपको तब काम देगी जब आपका पेपर नजदीक होगा। क्योंकि आपके पास जब एग्जाम देने जाते हैं तो इतने रिसोर्सेज हो जाते हैं, इतनी पढ़ने वाली चीजें हो जाती हैं, आपको हर चीज कवर करना पड़ता है। तो लास्ट में जाकर के जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। चाहे जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सीडीपी, ये सभी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो बच्चा इससे घबरा जाता है। तो आपको ये चीजें तब काम देंगी कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं उस समय पर, जब आप पेपर के नजदीक है। ठीक है, तो आपको अपनी एक नोटबुक तैयार करनी है। ठीक है, बस यही हो गया आपका हिस्ट्री को लेकर के सारे क्वेश्चंस के जवाब। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट गया है या किस चीज कोई भी XYZ आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो वहां भी जाकर के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने वहां पर चैट को अलाउ किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।